गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा ईवीएस का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा इजी सा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी से रिलेटेड है, यानी ऊर्जा के रिसोर्सेज, ऊर्जा के संसाधनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ऊर्जा के वो सभी कारक, यानी जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके अलावा कुछ नवीकरणीय हैं जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसको हम बिजली बोलते हैं। फिर है सोलर, वो जो हमारी जो सौर ऊर्जा होती है, वो पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, या महासागरीय तापीय ऊर्जा है। ये सारे ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को एक तरह से बूस्ट करने का काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का सबसे एक बैकबोन होने का काम करते हैं। क्योंकि चाहे हम किसी भी लेवल की बात करें, वहाँ पे चाहे मशीनरीज़ की बात करें या एक तरह से आप या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यानी कि किसी भी तरीके से जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो उन सभी वस्तुओं को या उन सभी पदार्थों को जो ऊर्जा प्रदान करने का गुण रखते हैं, उन्हें हम एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी अगर फूड खाती है, भोजन खाते हैं हम, तभी हमें उनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक। तो बहुत सारे एनर्जी के सोर्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक फ्लो चार्ट था। और अमूमन जो है वो रेगुलर डे रूटीन में देखें तो जिस तरीके से हमारा औद्योगिकीकरण हो रहा है या हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये सब चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि हम किस तरह के सोर्स ऑफ मोड का यूज़ करें। हम ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें मुख्य तौर पर कौन कौन से संसाधन ऐसे हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, या कौन कौन से संसाधन ऐसे हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्हीं आधारों पर अगर हम देखें तो ऊर्जा के संसाधन मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल। दूसरा होता है अनवीकरणीय। सो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन वो सभी पदार्थ या सभी रिसोर्सेज नवीकरणीय हैं जिनका हम बार बार या रिसाइकल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो अब परंपरागत रिसोर्सेज हैं, यानी जो हमारे परंपरागत संसाधन हुआ करते थे, उनसे हटकर जो अब नई तरह से या नए रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ठीक है। ये सारे जो ऊर्जा के सोर्स हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, महासागरीय ताप, भूतापीय, जैव भार, ये सभी के जो सोर्स ऑफ एक तरह से एनर्जी है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार में, ठीक है। तो आगे हम अब एक एक करके इन सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सोर्स है वो कौन सा है, हमारा सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा आजकल के ट्रेंड में काफ़ी कॉमन एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया है। या ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पृथ्वी के साथ साथ सूर्य जो है वो भी निरंतर जो है हमें एनर्जी प्रदान करने की जो एक तरह से आगे चलता रहता है, या हमें निरंतर एनर्जी जो है वो प्रदान करता रहता है। पहले इस सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सूर्य से जो प्राप्त एनर्जी थी उसका हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते थे, यानी जैसे हम धूप में बैठते थे तो बॉडी को एनर्जी मिलती थी। सूरज जब उगता है या सूरज जब निकलता है तो पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाती है, धरती गर्म होना शुरू हो जाती है, सागर गर्म होना शुरू हो जाते हैं, वायुमंडल गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये तो थे हमारे अप्रत्यक्ष लाभ, लेकिन आज हमने सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करके कन्वर्ट करके इसका अलग रूप से उपयोग करना भी शुरू कर लिया है, जिसके लिए बड़ा कॉमन सा एक स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग अमूमन जानते हैं। ये होते हैं पीवी सेल्स, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। ये जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, करंट होता है, ये कहाँ जाता है, चार्जर कंट्रोल्स में, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स होते हैं। फिर उनसे हम बैटरियों के अंदर, जैसे कि इन्वर्टर है, इन्वर्टर का बिल्कुल हूबहू जो एक तरह स्ट्रक्चर है वो सोलर फोटिक जो हमारे सोलर एनर्जी है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर कंट्रोलर से बैटरी को चार्ज करती है, बैटरी की जो पावर है वो बनी रहती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी कटती है तो इन्वर्टर की मदद से हम उसका उपयोग करते हैं। ये बड़ा इजी सा प्रोसेस है, हम अपने घरों में अमूमन देखते हैं। और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे पास हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या फिर ये कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट जब से काम करना शुरू हुआ है, तो ये देखा जा रहा है कि सूर्य की जो एनर्जी है, हीटिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब हीटिंग पावर बढ़ गई है तो हमें उसका और अच्छे से उपयोग करना चाहिए। यानी अगर हमारे पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी आई है कि हम एक कमी को लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमें उसका उपयोग पक्का ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए।
तो अमूमन आज हम देखते हैं कि सभी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी की छतों पर सोलर जो एनर्जी के प्लांट्स होते हैं वो लगे होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर लगी होती हैं, एक तरह से गोडाउंस में लगी होती है, यहाँ तक कि डोमेस्टिक लेवल पे भी छोटे छोटे प्लांट्स हम लगभग गाँव में घरों में देखने को ये मिलते हैं। सो ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो जल्दी से ख़त्म नहीं होगा या ये निरंतर चलते रहने वाला है। हाँ, अगर कल को कोई इसका अल्टरनेट आ जाता है तब इस एनर्जी का जो सोर्स है कहीं ना कहीं उसकी अहमियत जो है वो कम हो सकती है, परंतु तब तक ये एक जैसा ही बना रहेगा। ठीक है, अब अगला जो सोर्स है वो है आपकी विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। देखिए, पवन ऊर्जा के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं कि एक बहुत बड़ा फ़ैन जो है वो ऐसे एरियाज़ के अंदर लगवाया जाता है जहाँ से या तो रेगुलरली विंड्स जो हैं वो चलती रहें, और पवन की जो विंड्स एनर्जी जो है वो मूव करती है, तो जो फ़ैन लगा होता है, ये जो फ़ैन होता है अमूमन ये रोटेट करता है, इसके गियर बॉक्स होते हैं, उसकी रोटर होती है, जैसे ही विंड्स उससे टकराती है तो उसके पंखों को क्या करती है वो बहुत तीव्र गति से घुमाना शुरू करती है। जैसे ही गियर बॉक्स रोटेट होना शुरू होता है, पीछे लगे हुए जनरेटर को फिर ये पावर देता है, उसको भी रोटेट करना शुरू करता है, और जनरेटर्स के साथ क्या कनेक्ट होते हैं हमारे पावर केबल और फिर ट्रांसफार्मर्स। तो फैंस की एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में, और उसको फिर हम कहाँ ले गए, जहाँ पर उसकी यूज़ होते हैं। हाँ, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं है, मतलब इतना अच्छे लेवल पे इसका स्कोप नहीं है। हम इसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुला एरिया चाहिए। हम ऐसी जगह पर विंड एनर्जी के जो प्लांट्स हैं वो नहीं लगा सकते जहाँ पर अमूमन हमें क्या देखने को मिलती हो, ऑब्स्ट्रकल देखने को मिलती हो। जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हो अमूमन, ये जो हमारे बिल्डिंग्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कोई पहाड़ हों, ये समतल मैदानों में लगती हैं ताकि पवन की दिशा निरंतर और गति में किसी भी तरह का अवरोध ना आए। इसे हम विंड फार्म कहते हैं अमूमन, जो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देन सबसे पहले फ़ैन होता है जिसको आप रोटर ब्लेड बोलते हो, देन गियर बॉक्स एंड द नेस्ले होता है इसके अंदर, देन जनरेटर्स एंड पावर केबल एंड टावर्स। उसके बाद ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है दूसरे एरियाज़ तक पहुंचा दी जाती है, राइट। उसके बाद आते हैं हम जल ऊर्जा के बारे में। देखिए, ये भी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आप लोग पहली बार सुन रहे हो। नदियों के ऊपर, तालाबों, झीलों में बांध बनाकर हम क्या करते हैं, अमूमन बड़े बड़े टरबाइंस के ऊपर जल ऊंचाई से गिराकर हम क्या करते हैं, बिजली को पैदा करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरत क्या है, आपके पास रेगुलर तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ हों, या जो जल स्तर में बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिलती हो, जिसके साथ साथ टरबाइन जुड़ी होती हैं। टरबाइंस के साथ क्या जुड़े होते हैं, जनरेटर्स जुड़े होते हैं। जनरेटर्स फिर बिजली पैदा करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है दूसरे एरियाज़ के अंदर सप्लाई कर दी जाती है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या क्या है, सबसे बड़ी बात आपके पास सतत वाहिनी नदियाँ होनी चाहिए, 12 महीने बहने वाली नदियाँ। बांध जो उसके ऊपर बनाया जाता है वो एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इस तरह से जब नदियों को बांध कर हम एक उद्देश्य से ज़्यादा उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवर वैली कॉरपोरेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी जो रिवर वैली कॉरपोरेशन थी वो थी आपकी टेनेसी। उसके बाद इंडिया में जो सबसे पहली रिवर वैली कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश किया गया था वो था आपका डीवीसी, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वेस्ट बंगाल में, राइट। सो बांध बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बांध बनाने के बाद नदी के जल को उसके पीछे बनी हुई झील के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। जब उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है फिर उसको टरबाइंस के अंदर डाल के ऊंचाई से टरबाइनों पर गिरवाया जाता है। टरबाइंस मूव करती हैं, जनरेटर्स चलते हैं और बिजली पैदा होती है। उसके बाद है नदी का प्रवाही जल में ऊर्जा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नदी बिल्कुल धीमे गति से बह रही है, उसके अंदर जान ही ना हो। बहुत तीव्र गति से बहती हुई जब नीचे की तरफ आएगी तभी उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और नदी के इस प्रकार की जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बदलते हैं, इसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और हम इन जनरेटर्स के माध्यम से इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करके यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। भूतापीय ऊर्जा के अंदर क्या होता है, पृथ्वी की गहराई के साथ साथ जैसे ही हम जाते हैं 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ये मैंने आपको जस्ट बताया भी हुआ है, राइट। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो कि विखंडित होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसी कारण से पृथ्वी की आंतरिक परतें जो हैं वो काफ़ी गर्म अवस्था में है। इसी कारण से हम अमूमन देखते हैं कि बहुत सारे गर्म पानी के चश्मे देखने को, मैंने एग्जांपल आप लोगों को मणिकर्ण का दिया था, गुड़गांव में सोना प्लेस का दिया था। ये सारे फैक्टर जो हैं वो भूतापीय ऊर्जा के अंदर होते हैं। हम इसको एनर्जी के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं,
राइट, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो शुष्क भाप, देखिए वो सारे इसके फैक्टर आते हैं। शुष्क भाप का पावर प्लांट लगाना, भूतापीय सफूत, एक तरह से फ्लैश स्ट्रीम्स यानी कि जो स्वयं ही एक तरह से एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं, गर्म पानी वो, फिर बाइनरी चक्स एक तरह से पावर साइकिल्स होते हैं। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, बाकी आप इनको जब भी लिखें तो संक्षिप्त में लिखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने बनकर नहीं आता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैव भार बायोमास। अमूमन देखते हैं जैव ईंधन जिसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम या बायोडीजल्स वगैरह होते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को, गले सड़े जो हमारे वनस्पति होती है उसको बायोडीजल बनाने में उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम फिर घरों के अंदर पावर के लिए, एनर्जी के लिए करते हैं। जैविक शक्ति भी बायो एनर्जी, क्योंकि जो 3 तरह के जीवन पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हीं का तीनों प्रकार के जीवन का जब हम उपयोग करते हैं वो हमारी बायो पावर्स के अंदर आते हैं। ज्वलन जैव प्रत्यक्ष रूप से गैसीय ईंधन व तेल में परिवर्तित करके बिजली उत्पादन करना है, यानी कि उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, बायोफ्यूल्स में, और बायोफ्यूल से फिर एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स। और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइडल फोर्स, जो कि मैंने आप लोगों को ज्वार भाटा के कंसेप्ट के टाइम पे बता दिया था। महासागरीय जो ताप ऊर्जा है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो सूर्य है वो सागरों की ऊपरी सतह को तो गर्म कर देता है, लेकिन सागरों या नदियों या झीलों, तालाबों के अंदर क्या होता है, संवहनीय धाराएं चलती हैं। नीचे का जल ठंडा होता है, वो ठंडा होकर क्या करते हैं, ऊपर के जल की जगह लेने के लिए भागते हैं, जिसकी वजह से गर्म जल जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है और ऊपर का जो तापमान है, गर्मी है, वो निचली परतों में भी चली जाती है। इन दोनों परतों को, जो कि ऊपर की ठंडी और ऊपर की गर्म और नीचे की ठंडी परत को अलग करने का जो काम करता है वो थर्मोक्लाइन लेयर करती है। एक तरह से काल्पनिक रेखा है जिससे ऊपर जल गर्म होता है, जिससे नीचे जल जो है वो ठंडा होता है। अब उसके बाद आते हैं उन सभी तत्वों के बारे में जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, यानी कि अनवीकरणीय, जिनको दोबारा से एक बार उपयोग करने के बाद बार बार उपयोग में ना लाया जा सके, जिन्हें अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। कोयला, इसके बारे में हम जानते हैं, सबसे पहला हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी था। और आज भी भारत की बात करें तो, विश्व की नहीं, अगर आज भी हम भारत की बात करें तो एनर्जी प्रोड्यूस यानी बिजली पैदा करने में सबसे ज़्यादा जिसकी भूमिका है वो कोयला है। कोयला वनस्पति के निचले यानी पेड़ पौधे, वनस्पतियों के मिट्टी के नीचे की परतों में दबने से और लाखों वर्ष के दबाव से बनने वाले प्रोसेस से कोयले का निर्माण होता है। जब उसी के अंदर द्रव मिल जाता है तो पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये दोनों जो है लगभग आसपास ही मिलते हैं अमूमन, लेकिन कोयला जो है वो इनलैंड एरियाज़ के अंदर ज़्यादा मिलता है और पेट्रोलियम जो है वो कोस्ट यानी एक तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट पर देखने को मिलता है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत जल्दी कोयले के भंडार भी ख़त्म हो जाएंगे, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें इसके दूसरे अल्टरनेट ढूंढने की आवश्यकता है। और दूसरे अल्टरनेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा इत्यादि। फिर आते हैं प्राकृतिक गैस। महासागरों में भूमि के ऊपर जहाँ पर कोयला या पेट्रोलियम पाया जाता है उससे कुछ फीट की ऊंचाई पर एक खास किस्म की गैस का संकेंद्रण देखा जाता है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। इस प्राकृतिक गैस को फिर वो यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं एनर्जी। सीएनजी का नाम आप सभी ने सुना होगा। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो नेचुरल गैस को कंप्रेस करती है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। उसे कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा जाता है, फिर उनको गाड़ियाँ चलाने में उपयोग में लाया जाता है। तो ये बहुत ईजी सी हैं। इसके अंदर अमूमन इन तीनों फैक्टर के अंदर क्या देखने को मिलता है, इथेन, मीथेन गैस होता है, इसके अंदर प्रोपेन, बुटेन, ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी ये ज्वलनशील होते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है। हाँ, नेचुरल गैस को अगर आप कंप्रेस्ड कर दें तो इससे होने वाला पोल्यूशन काफ़ी कम है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम का ही एक रूप तो है पेट्रोल और पेट्रोलियम का ही दूसरा रूप है डीजल। तो अगर हम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी और डीजल से चलने वाली गाड़ी के बारे में तुलना करें तो डीजल ज़्यादा पोल्यूशन करता है इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल। ये एक जर्नल से फिनोमिना है, इसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से समझते भी हैं। फिर आता है आपका नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या है, परमाणु यानी कि एक तरह से यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, विखंडित होने के बाद या सलन यानी जब वो टूटता है तब भी एनर्जी देता है, जब वो आपस में मिलता है तब भी एनर्जी देता है। ज़्यादातर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो दोनों को मिलाकर की जाती है। कई बार विखंडन से होने वाली एनर्जी जो है उसके मुकाबले संलयन से पैदा होने वाली एनर्जी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और वो यूरेनियम जैसे कई बार एक ही जैसे तत्व कई प्रकार के होते हैं, कोयला कई 4 प्रकार का है, लोहा 4 प्रकार का है, उसी प्रकार से यूरेनियम की जो सबसे अच्छी एक तरह से क्वालिटी वाला जो यूरेनियम है जो इस प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है वो यूरेनियम 235।
और यूरेनियम 235 का यूज़ कैसे किया? सबसे पहले उनको विखंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी ये यूरेनियम या परमाणु प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पर वाटर जो है वो एक तरह से प्रशीतक का काम करता है, उसको ठंडा रखने का काम करता है। इसलिए जहाँ पर भी ये प्लांट्स होते हैं वहाँ पर फ्रेश वाटर की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी अधिक होती है। नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करने के लिए एक सिलेंडर के अंदर नाभिकीय विखंडन का नाभिक को तोड़ा जाता है, अणुओं को तोड़ा जाता है और उसके चारों तरफ के सिलेंडर में वाटर कंटेन होता है। जैसे ही वो नाभिक जो है, यूरेनियम जो है वो टूटता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है और जो सराउंडिंग में उसके वाटर होता है जो उसको ठंडा रखने का काम करता है, उसमें भाप बनती है। जैसे ही गर्म पानी, जैसे ही वो पानी गर्म होकर उबलना शुरू करता है, उस गर्म पानी से फिर क्या चलाई जाती हैं? टरबाइन्स चलाई जाती हैं। टरबाइन्स के साथ जनरेटर्स जुड़े होते हैं और जनरेटर से फिर बिजली पैदा की जाती है। ऐसा कभी मत सोचना कि यूरेनियम को तोड़ दिया और उसने बिजली बना दी, नहीं, ये प्रोसेस होते हैं। और मैंने आपको बताया अमूमन भारत के अंदर जितने भी परमाणु संयंत्र लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, वो उनमें से कोई भी भारत ने अपनी तरफ से मतलब इंडिविजुअल नहीं लगाया है, फॉरेन कंट्रीज़ के मदद से लगाया हुआ है। फिर चाहे वो तारापुर हो, काकरापारा हो, नरोरा हो या फिर जो रावत भाटा, जो भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। हल्के संयंत्र, भारी संयंत्र, द्रव सोडियम संयंत्र, ये सब उसी के भाग हैं। फिर आते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जो भूमि है वो किस प्रकार से संसाधन है। हम अच्छे से जानते हैं कि भूमि के ऊपर उगने वाले पेड़ पौधे, वनस्पति या कृषि के फसलों से ही हमारा भरण पोषण होता है। अगर भूमि समतल सब सपाट मैदान है तो उसके ऊपर यातायात विकसित करना आसान होता है। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर वनस्पति जो है वो हमें प्रदान करती है। पठार होते हैं तो उसके अंदर खनिज होते हैं। गोंडवाना चट्टानें होती हैं तो उसके अंदर कोयला मिलता है। तटीय मैदान होता है तो वहाँ पर वर्षा अच्छी प्राप्त होती है। मगन तट होते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? मछलियाँ मिलती हैं। यानी कुल मिलाकर सारा जो दारोमदार है, सारा जो भार है वो भूमि के ऊपर ही है। और लैंड रिसोर्सेज इसीलिए मानव के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। हम क्या करते हैं? वनस्पति को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे लिए वनस्पति तो एक तरह से सोर्स है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन लैंड को हम रिसोर्सेज के कैटेगरी में नहीं रखते। तो उसके बाद है जैसे कि वनस्पति का यांत्रिक सहायता करती है भूमि। उसके बाद संरंध्रता, मैंने कल ही लेक्चर में आपको बताया था कि जब ऊपर की परतें परतदार होती हैं, रंध्रयुक्त होती हैं, पारगम्य होती हैं, तो वर्षा का 22% के आसपास का जल जो है वो भूमि की निचली परतों में चला जाता है, राइट। अगर भूमि जो है, मिट्टी जो है वो इतनी सरंध्रयुक्त ना हो, उसके अंदर रंध्र ना हो, तो क्या होगा? अमूमन हमें भूमिगत जल की कमी देखने को मिलती है। फिर आते हैं इसी प्रकार से कि भूमि का आयन व्यन यानी क्षमता देखें तो पौधे, सूक्ष्म कीटाणु और पशुओं का विकास भी भूमि के ऊपर ही डिपेंड करता है। मिट्टी की जो किस्में हैं वो भी भूमि की एक गुण के आधार पर ही ली जाती हैं। अमूमन CSIR के अकॉर्डिंग भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें भूमि का अपक्षय, डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, वो सभी विधियाँ जिसकी वजह से भूमि अच्छी उपजाऊ ना होकर बंजर के रूप में स्थापित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सबसे पहले भूमि कटाव। अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे, वनस्पति काट देंगे, तो मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो कट जाएगी। इसे ही सॉइल इरोजन बोलते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स लगाने चाहिए। सैलिनाइजेशन यानी कि लवणता, हम अगर नहरों के या फिर महासागरों, सागरों के साथ कोई भूमि है और वहाँ पे हम उसी जल का उपयोग सिंचाई के रूप में करते हैं, तो क्या होता है? उस जल के अंदर नमक की अधिकता होती है, जो कि उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, भूमि की उपजाऊ क्षमता को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। सिंचाई के लिए हम अमूमन नहरों का पानी उपयोग करते हैं, जो कि सैलाइन होती है, जिसको हम रेर बोलते हैं, ठीक है, कल्लड़ भी बोलते हैं इसको, जो कि एक सफ़ेद परत होती है नमक की, वो देखने को मिलती है। फिर जलाक्रांति यानी कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा जल अगर आ जाए तो बाढ़ आ जाए तो जलाक्रांति होती है, वाटर लॉक्ड हो जाते हैं। बाढ़ के समय पे ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली समस्या है। कहते हैं ना सीवर लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो गया वर्षा का, उसे ही जलाक्रांति बोलते हैं, जिसको उपयोग करने के लिए हम वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर लॉक्ड के लिए अलग अलग तरह के प्लांट जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन। मैंने आप लोगों को बताया है कि किस कारण से जो मरुस्थलों का रेत है वो ऐसे क्षेत्रों के अंदर प्रवेश कर जाता है जहाँ पर मरुस्थल का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसका मुख्य कारण क्या है? वनस्पति के बॉर्डर का होना। अगर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रेत जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, यदि वहाँ पर वनस्पति या जंगल या पेड़ पौधे लगा दिए जाएँ तो मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। और अगर मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा तो उपजाऊ मिट्टी रेत की काफ़ी मोटी परत के नीचे दब जाएगी और वहाँ पर वनस्पति का जो है अभाव देखने को मिलेगा। झूम कृषि, मैंने आपको बताया, बहुत सारी ट्राइब्स जंगलों के अंदर रहती हैं जो अब भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसको मैंने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के फॉर्मेशन में आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद आता है शहरीकरण। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा तो खेतों के अंदर की जो उपजाऊ भूमि है, मिट्टी है, समतल मैदान है, वहाँ पर बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े रहने के लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या फिर इंडस्ट्रीज़, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, जो कि
लैंड के डिग्रेडेशन का ही काम है। हालांकि वो हमारे लिए यूज़फुल है, बट अगर इसको हम एक अलग एंगल से देखें तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। फिर आते हैं हमारे लैंडस्लाइड। अमूमन हम देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर सड़कें बना दी जाती हैं और फिर बरसाती या उस मौसम के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें मलबे के रूप में जो पहाड़ हैं वो खिसक कर नीचे की परतों में आ जाते हैं। जहाँ पर भी वो गिरते हैं वहाँ पर अमूमन जो है वो उपजाऊ शक्ति को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाते हैं। फिर मृदा पर या हमारा सोइल पोल्यूशन है या भूमि प्रदूषण है, ये भी जनरली हम देखते हैं कि पहले जब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जाती थी तब उत्पादन तो कम था परंतु बीमारियां कम होती थी क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स का कम यूज़ होता था। परंतु अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि भूमि को एक तरह से पोल्यूट करने का, प्रदूषित करने का काम करता है। फिर आते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। एक जो बेसिकली जल संरक्षण है कि कैसे हमें जल को बचाना चाहिए, अब उनको कंजर्व करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहली बात, पानी को व्यर्थ होने से रोकना चाहिए। पानी का अगर पाइप कहीं से लीकेज है तो ठीक करवाना चाहिए। और इवनिंग पौधों के समय में, दिन में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। तो शाम के टाइम पे पानी देना चाहिए ताकि उसकी मिट्टी के अंदर पानी ठहरता रहे। जब भी हम कभी भी घर के अंदर यूज़ करें, जैसे कि नहाएं या फिर हाथ वॉश करें, दांत साफ करें या फिर शेविंग करें, तो उस टाइम हमें नल ऑफ करना चाहिए। ये कोई ऐसे फैक्टर नहीं है बच्चों जो आप लोगों को नहीं पता। अच्छा, ऊर्जा को हम कैसे करना चाहिए? अमूमन जैसे कि हम क्या करते हैं, दूध आता है, दूध को हम उबाल देते हैं। तो अमूमन कोई भी ज़्यादातर परिवार के अंदर क्या होता है, दूध को रख दिया जाता है सिम आंच पर, और सिम आंच पर रखने के बाद उसको आराम से उबलने देते हैं। वही गैस का कंजम्पशन हम कम कर सकते हैं अगर हम उस दूध को एक प्लेट से ढक दें और जो फ्लेम है उसको तेज़ कर दें। कम फ्लेम के ऊपर बड़े लंबा समय तक जो वो चलता रहता है, गैस का कंजम्पशन बिगड़ता है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कभी भी अगर आप भट्टी या वातानुकूलन के बारे में, फिल्टर की बात करें तो रेगुलर हमें साफ़ करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी है, चाहे वो पेट्रोल की या डीजल, रेगुलर सर्विस करवानी चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, एवरेज नहीं दे रही है गाड़ी, मेन कारण ये है, हम उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते। तो बार बार हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हरी लाइट हो तो लाइट इंजन ऑफ कर देना चाहिए, और अगर ज़्यादा आपको दूर तक जाना है तो उसको इको मोड पे यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट, बहुत इजी से फैक्टर्स हैं बच्चों। ऐसे ही फिर भूमि संरक्षण, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि अब इन सभी काम को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो ये है आपका बेसिकली संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों वाला चैप्टर, जो काफ़ी ईजी है। आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज वाले इस लेक्चर के साथ हमारा ईवीएस का ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, और आज इस लेक्चर के जस्ट बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नेक्स्ट लेक्चर की या नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का चैप्टर है उसकी एक तरह से PDF फाइल जो है वो सेंड कर दूंगा इन द सेम फॉर्मेट जो आपके सामने इस टाइम खुली हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ द EVS एनवायरमेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। बच्चों, आप लोग सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, मेरे पास एक दो मैसेज आप लोगों ने भेजे हैं जिसके अंदर अमूमन आप लोगों ने एक चीज़ मेरे को पूछी है कि 16 तारीख को JCMN यानी कि जो आपका JC कॉलेज है असंध में, वो JC है बच्चों, GC नहीं है। पहली बात, वो JC कॉलेज है, जीवन चांदन महिला एक तरह से कॉलेज है। वहाँ पर उन्होंने 16 तारीख का पेपर रखा है EVS का, और अभी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इस तरह की कोई भी सेटअप है वो नहीं किया गया। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। हम जब भी आपके EVS का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे आपको बहुत पहले इन्फॉर्म कर देंगे, उसके बाद आपको डेट्स दे दी जाएंगी और डेट्स के ऊपर आपका EVS का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिया जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।